आते हैं ऋषभ के पास। ऋषभ देखिए, नीति नियत नेता पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात राहुल जी कह रहे हैं भाई चुनाव के बाद नेता चुन लिया जाएगा, तो आप लोग उस पर सवाल उठाते हैं और आपके नेता कहते हैं कि भाई राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर लिया। अरे राहुल गांधी 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे नेता 2 जगह चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें आप हार मारने वाली बात कैसे कह सकते हैं? देखिए, एक विषय हमें समझने की आवश्यकता है अंजनी जी। हाँ। जब आपके ऊपर से खुद का अपना विश्वास डगमगा जाए तो आप हताश, परेशान और निराश दिखते हैं, और वो राहुल गांधी जी के अंदर दिख रहा है। बेहद ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। राहुल गांधी जी वायनाड गए, अमेठी हार गए। बहुत सही कहा सौरभ भाई ने, मोदी जी गुजरात से वाराणसी आए, प्रचंड बहुमत से जीते, दूसरी बार और प्रचंड बहुमत से जीते, और उसके बाद गुजरात से फिर नहीं गए लड़ने, उन्हें विश्वास रहा कि मैं वहीं से लड़ूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी फिर वापस पुराने सीट पे, कभी उधर सीट पे, डगमग डगमग राजनीति इनकी चल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ना तो उनके पास नेतृत्व है, ना नियत है, ना नीति है। और जिस पार्टी के अंदर ऐसा नेता हो जो हमेशा एक फेलियर रिप्रेजेंटेशन को गठित करे, उस पर जनता कतई विश्वास नहीं करेगी। और हमें तो कॉन्फिडेंट है, हम लड़ेंगे ज्यादा सीट पे, तो नारा देंगे 370 का। आप सीटों की भीख मांग रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी होकर आगे हाथ फैला रहे हैं केवल इसलिए तो कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। और गौतम गंभीर जी ने तो कहा कि मैं राजनीति से दूरी बनाया हूं क्रिकेट के लिए, समाज के लिए। उन्होंने यह कहीं नहीं कहा अगर मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं होता तो वो त्याग पत्र देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए होते। ऋषभ भाई फिर यही सवाल उठा है, गौतम गंभीर, सिन्हा साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनको टिकट से एक दिन पहले इनकी आत्मा जगी और कहा कि नहीं भाई मैं संन्यास ले रहा हूं। एक दिन पहले संन्यास का ख्याल कैसे आ गया इन तीनों नेताओं को? और भी नाम होंगे शामिल उसमें। देखिए, जयंत सिन्हा जी की जहां तक आप बात करेंगे, मैं भी झारखंड से आता हूं। जयंत सिन्हा जी पहले भी समाज सेवा में थे, राजनीति में आने के बाद भी हैं और अब भी वो रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा पार्टी के अंदर एक समय होता है, टिकट के समय ही लोग कहेगा, बहुत समय समीकरण मंथन से पहले क्लियर कर दिए होते, फिर उनके नाम में चर्चा भी नहीं होती। अब जिस दिन मंथन हो रहा है उसी दिन आप कह रहे हैं। उस दिन नहीं कह रहे, हाँ। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें चलती, वो आपको तो नहीं बताएंगे सर हम बैठकर। उन्होंने अपने ट्वीट पे कहा, जनता को अवगत कराया, तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो सेवक हैं और के वो कार्य करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा है मोदी जी के विकास की गति को हम बढ़ाएंगे। और दूसरी बात अंजनी जी मैं स्पष्ट करता हूं, जो भी पार्टियां यहां बैठी हैं उन्हें फिर से हम चिल्लाने का मौका देंगे, क्योंकि हमें कोई शक नहीं है साहब, क्योंकि हमने धरातल पे काम किया है और पूर्ण बहुमत से जीत कर आएंगे। और हम उन नीतियों में चलते हैं जो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में नहीं तोड़ते देश को, जो सनातन को गाली देकर वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, जो राम मंदिर के न्योते को ठुकरा कर तुष्टि का जन्म नहीं देते। हम उन ऋषभ जी अभी शुभ जी ने मुद्दे गिनवाए, उठाते हैं। ऋषभ जी अभी शुभ जी ने मुद्दे गिनवाए, अभी शुभ जी ने मुद्दे गिनवाए, राहुल भैया रहे, अभी शुभ जी ने मुद्दे गिनवाए। और आम आदमी पार्टी कहती है भाई हम मुद्दों पे लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है मुद्दों पे लड़ते हैं। अब आप मुद्दों पे लड़िए। वो बिजली, वो कह रहे हैं आप बिजली रोक रहे हैं, बिजली की सब्सिडी को। अच्छा एक बात बताइए साहब, प्लीज 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ जल्दी लीजिए आप। अंजनी जी सर 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ। ये कहते हैं हमने बिजली पे रोका, आपके शीश महल बनाने के, करोड़ों के घर को बनाने से नहीं रोका, लेकिन जनता के बिजली से रोका। आपके लाखों के पर्दे लगाने से नहीं रोका, लेकिन डीटीसी बस के किराए देने से रोक दिया। शुभ जी जवाब देंगी, राहुल भाई शुभ जी जवाब देंगी, शुभ जी जवाब देंगी। नहीं रोका, लेकिन जनता के सुविधा देने से हमने रोक दिया। आपके आलीशान गाड़ियों में चलने से हमने नहीं रोका, लेकिन जनता के हित के काम के लिए हमने रोक दिया। शुभ जी देखिए, ये बीजेपी आरोप लगाती है कि जब आप कोई अपना काम करना चाहते हो तो उस पर बीजेपी नहीं रोकती, जब कोई जनता से जुड़े मुद्दों की बात आती है आप कहते हैं बीजेपी या एलजी रोक रहे हैं, ये कहना है? नहीं, ये देखिए जनता के दिल्ली एक ऐसा राज्य है, जनता में जो भी काम होते हैं वो ड्यूअल गवर्नेंस से होते हैं। उसमें कुछ काम केंद्र सरकार के होते हैं, कुछ काम दिल्ली सरकार के होते हैं, कुछ काम एमसीडी के होते हैं। अब एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधीन जो काम है, जैसे हमारी शिक्षा, हेल्थ केयर, बिजली पे आई चुकी है। अभी हम रीजनल डिबेट नहीं कर रहे, बिजली पे आई, बिजली एक मुद्दा आपने उठाया था, बिजली बड़ा मुद्दा है। हाँ।
हाँ नहीं, तो उसमें हमारे बिल्कुल अभी केजरीवाल जी ने जो आप देख लीजिए कि जो हमारे सीसीटीवी के लिए इन्होंने 7 दिन एलजी के घर के सामने धरना किया, रात रात भर रुक करके, तब जा करके सीसीटीवी उन्होंने अलाउ करा ये देख करके कि ये झुक नहीं रहे। उसके अलावा दिल्ली में फरिश्ते स्कीम हमने चलाई थी, उसमें 30,000 लोगों की जान बची थी रास्तों पे, उस स्कीम को इन्होंने रोक दिया। मोहल्ला क्लिनिक में सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ केयर मॉडल इतना बढ़िया, लास्ट माइल हेल्थ केयर देने का, मोहल्ला क्लिनिक में इनको बिजली वाला मुद्दा उठा था, बिजली वाला जवाब देना चाह रहे थे आप, नहीं दी। चलिए भुवन जी, हाँ जल्दी कर, क्योंकि ओरिजिनल डिबेट नहीं है ना, हम बिजली एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश में और दिल्ली में भी। बिजली एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, भारत में कहीं और नहीं आती। दिल्ली में जो मुफ्त बिजली मिलती है, आपने वो मुद्दा बनाया कि सब्सिडी को बीजेपी रोक रही है, सब्सिडी को बीजेपी वाले रोक रहे हैं। कोशिश करी, बिल्कुल कोशिश करी, लेकिन जैसे सीसीटीवी को अरविंद केजरीवाल पकड़ करके ले आए इनके यहाँ से, वैसे ही बिजली भी ले आए और बाकी सारे काम। लेकिन डग डग पे हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, डग डग पे हम चाहते हैं कि हमें समर्थन मिले केंद्र से, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे एमपी पहुंचे, क्योंकि वो आवाज पहुंचा पाए। जो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं बिजली सिर्फ दिल्ली में आती है, ला करके और दिल्ली सरकार उनके अधिकारों से विलीन करना चाहती है। ये सफेद झूठ है, ये सफेद झूठ है, इसी झूठ को जनता ने पहुंचाया भाई है। दिल्ली में आपने सब्सिडी दी तो अच्छा कार्य किया, लेकिन आज वो सब्सिडी आपकी फेल हो रही है, आज आपकी आर्थिक स्थिति टूट रही है। आज आप कह रहे हैं मैं एमसीडी को सैलरी नहीं दे सकते, हमको भारत सरकार से बजट चाहिए बढ़ा करके। क्यों चाहिए? क्योंकि आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, आप बिजली की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा खर्च चाहिए भाई। अभी फ्री विषय पे आएंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी। भुवन जी के पास चलते हैं। भुवन जी काफी देर से इंतजार करें। भुवन जी देखिए अभी 2024 को लेकर दोनों खेमे, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या लगता है, जैसा कि अखिलेश जी भी बोल रहे थे कि सीट शेयरिंग पे जो देरी हो रही थी, इससे अखिलेश जी नाराज हो रहे थे। क्या लगता है कि सीट शेयरिंग क्लियर हो जाए बाकी राज्यों में, जैसे अभी पीडीपी छिटक रही है, दीदी छिटक रही है, पूर्वोत्तर के राज्यों में बातें हैं, जो बाकी जो साथी दल है इंडिया के, जल्द से जल्द क्लियर हो जाए तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी और बेहतर तरीके से आप लड़ाई लड़ पाएंगे। भुवन जी देखिए, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है उनके भ्रष्टाचार पर निबंध सुन पा रहा था, और मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात कैसे कह सकती है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पूरे रिश्वत मांगते हुए ऑन कैमरा पकड़ा गया, और मोदी जी तो भ्रष्टाचार को ऑन कैमरा करने में माहिर है। अभी चंडीगढ़ में जो वोटों की लूट हुई वो ऑन कैमरा हुई, तो ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2004 में, अगर आपने राजनीतिक क्षेत्र को आप समझते होंगे, जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उस समय थी, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी, इंडिया साइनिंग का नारा था, तो इसी प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में जो 400 पार का नारा दे रही है, निश्चित तौर पे इस बार उनका जो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और हमारे अलायंस इसको निकालने वाले इनके हवा को, और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है। ये पॉइंट देखिए, रही बात आपने अलायंस का, हमारे जो अन्य साथी हैं, निश्चित तौर पे मैंने आपको जो चैनल में शुरू में कहा है, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में इनका सूर्यास्त करने के उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी हम लोग हैं। हम कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल मिलकर इनका सूर्यास्त कर देंगे, यहाँ की जिम्मेदारी हमारी है। ऋषभ जी जवाब दीजिए, इसके बाद हम सौरभ के पास आएंगे। ये उन्होंने कहा कि अगर एक एक क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ मिलकर एक एक राज्य में अगर रणनीति बनाए बीजेपी को रोकने की, तो ये रणनीति कामयाब हो सकती है। ऋषभ जी। अंजन जी, इन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं साहब, हमें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, जनता पे विश्वास है, और ये विश्वास यूं ही अनायास नहीं आ गया। ये विश्वास तब होता है जब किसी की मां के देहांत के बाद एक इंसान पूरे देश को अपना मां समझकर पुनः कार्य पे लग जाता है, तब जाके विश्वास निकलता है। और भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकालने से देश नहीं जुड़ता साहब। देश तब जुड़ता है जब सर को छत मिलता है, देश तब जुड़ता है जब घर को नल मिलता है, काउंटर दीजिएगा सर, जब आयुष्मान योजना मिलता है, तब जाकर देश जुड़ता है साहब। और इस तरह का विश्वास तब आता है जब जनता का आशीर्वाद हमारे सर पे आता है। इन नीतियों पे हम चलते हैं, इन अंत्योदय मूल मंत्र पे चलने वाली पार्टियों में सहमत हैं। ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिए। राहुल जी कह रहे हैं भाई हमने काम किया है, हमने छत दी है, और इसी वजह से हमारे पास विश्वास है। ठीक है, और ऋषभ भाई, राहुल जी इसके बाद भुवन जी जवाब देंगे। राहुल जी फिर भुवन जी जवाब देंगे।
पहले राहुल जी फिर भुवन जी जवाब देंगे। पहले राहुल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भाई हमने काम किया है इसलिए हमारे पास विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके बाद भुवन जी जवाब देंगे। काम तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा कर दिया है कि अभी तक नोटबंदी का कारण नहीं बता सके कि नोटबंदी की सफलता की क्या चीजें मिली है। अब तक नोटबंदी का सफलता का कभी तो नोटबंदी के बाद तो चुनाव हुआ था, जनता ने तय कर दिया, अब इतना पुराना मुद्दा फिर क्यों उठा रहे हैं? लोगों को उम्मीद था। देखिए दूसरा चीज अभी कह रहे हैं कि भाई सबको घर पे छत दिया, सबको घर पे छत दिया तो भाई 2022 तक डेडलाइन पार कर चुका है, किसानों का आय दोगुनी तक की डेडलाइन पार कर चुका है। आप स्वामीनाथन को आप जरूर जो है कि भारत रत्न दीजिए, लेकिन उनके रिपोर्ट कार्ड को, उनके लिस्ट को वेबसाइट से गायब कर दीजिए और उनके सिफारिशों को लागू करने में नामुकुर कीजिए, किसानों पर गोली चलाइए। जनता ने निर्णय ले लिया है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2019 में बीजेपी की आंधी थी, तब भी उस आंधी में 37% वोट थे इनके। विपक्ष बिखरा हुआ था, 2014 में भी विपक्ष बिखरा हुआ था और 2019 में बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार संयुक्त विपक्ष है। अरे राहुल भाई 10 राज ऐसे थे जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। ठीक है, अब भुवन जी जवाब दीजिए। आप भुवन जी जवाब दीजिए। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी अभी आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए घोसी में। घोसी की जनता ने आपके जो भारतीय जनता पार्टी के कप्तान थे योगी जी थे और उप कप्तान आपके राजभर जी थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ घोसी में और 40,000 से समाजवादी पार्टी और हमारे अलायंस से आपको बाहर रास्ता करने का काम करा, जबकि सरकार आपकी थी और योगी जी का चेहरा था और राजभर जी ने गारंटी ली थी। जिस प्रकार राजभर जी की गारंटी फेल हुई है, इस बार मोदी जी की गारंटी भी फेल होगी, क्योंकि मोदी जी ने लेकिन वही देखिए, वही आप घोसी को याद कर रहे हैं, लेकिन हमारे आजमगढ़ और रामपुर का आपने दावा छोड़ दिया। वो तो गढ़ था, वहां पर भी कैसे हो गया? उपचुनाव की आप बात करेंगे तो अगर आप उपचुनाव की बात करेंगे तो ये 2 सीटें आपके जबरदस्ती छीन लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो लास्ट जनता का चुनाव हुआ वो घोसी का चुनाव हुआ है। आप याद तो मतलब जो अच्छा चुनाव होगा वो याद होगा। आपके गढ़ रामपुर आजमगढ़ की बात नहीं करेंगे आप? मैं तो बोल रहा हूं घोसी में इनके कप्तान थे माननीय योगी जी। मैं तो ये भी कह रहा हूं भाई आजमगढ़ और रामपुर तो आपका गढ़ था, वहां पे अगर उपचुनाव के क्राइटेरिया नापेंगे तो लोकसभा चुनाव था। अरे आजमगढ़ किसके कारण से चुनाव में हार हुई? आप बताइए सरकार चुनाव लड़ती है, इनकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स चुनाव लड़ती है। हमने तो अपने आप को चुनाव बताने का काम करा, जिसमें राजभर जी ने कहा मुझे मंत्री बनाइए, मैं चुनाव जिता के लाता हूं, मैं उप कप्तान। हाँ, यहाँ तो राजभर फेल रहा है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और उस वक्त मैं घोसी उपचुनाव में, मैं घोसी में था वहां पे, और मैंने देखा था कि दारा सिंह चौहान से कैसी नाराजगी थी लोगों की।